हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्पेशल रीड पे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ लूसेंट बुक। ज्योग्राफी का क्लास है। भूगोल भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। तो भूगोल के नामकरण विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियडोस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। तो हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया है। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली है। तो अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली थी। बीसवीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं थी। भूगोल की दो विचारधाराएं थी। भूगोल का जनक हिकेटियस, वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज, ज्योग्राफिक शब्द का प्रथम प्रस्तावक इरेटोस्थनीज, और भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम, सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ शार्बर, और गणित भूगोल के संस्थापक थेल्स व इनेक्सीमीटर, विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन वैहम, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता अनेक्जीमेंडर, भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्रूव। तो भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्रूव को माना जाता है। तो इसकी दो विचारधाराएं थी भूगोल की। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं थी। एक थी संभववाद और सेकेंड था निश्चयवाद। संभववाद, इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। तो संभववाद में यह कहा गया है कि मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। तो संभववाद में कहा गया कि प्रकृति के अनुसार मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी चीज़ का उपयोग कर सकता है। और इस विचारधारा के समर्थक भूगोलवेत्ता बाइडल डी लॉबुलस और फेब्रे थे। सेकेंड है निश्चयवाद। इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। तो निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट के द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक है भूगोलवेत्ता रिटर रिटजेल, नवीन निश्चयवाद के संस्थापक एलन शेम्पुल और हटिंगटन। भूगोल की कुछ परिभाषाएं। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। यह कथन स्ट्रोबो ने दिया था। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभावमय विज्ञान है। यह कथन क्लैडियस टॉलमी ने दिया था। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतर्संबंध का अध्ययन किया जाता है। यह कथन कार्ल रिटर ने दिया था। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। यह कथन आर्थर होम्स ने दिया था। तो मैं आज ब्रह्मांड है इसी के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। भूगोल आज का टॉपिक है, सब्जेक्ट है भूगोल। लूसेंट का है, लूसेंट बुक का समरी है। ब्रह्मांड अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं।
दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूपों को ब्रह्मांड कहा जाता है। तो अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। तो अस्तित्ववान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। कहते हैं दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगा यानी गैलेक्सी तक के सम्मिलित रूपों को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं। आकाशगंगा में जैसे तारे, सूर्य, चंद्रमा सब आ गए, तो अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगा तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड में सभी चीज शामिल हो जाते हैं, पृथ्वी, सूर्य, तारा सभी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्न है। महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, एब जॉर्ज लेमेंटियर, समयावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना, थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी ने दिया था। दोलन सिद्धांत, डॉक्टर एलन संडेजा, स्फीति सिद्धांत, अलेन गुथ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत सर्वाधिक मान सिद्धांत है। इसका प्रतिपादक बेल्जियम के खगोलविद एवं पादरी एब जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। रॉबर्ट बोगोनेर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिससे महाविस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट, बिग बैंग कहा गया है। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलावा इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट, बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। विस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों एवं तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। नासा ने 2001 ईस्वी में मैप नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की। माइक्रोवेव्स की अनुसंधान की इसकी पुष्टि की 2001 में। यह एक नोट है। नासा द्वारा 30 जून 2001 ईस्वी को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना माइक्रोवेव्स का शुभारंभ किया गया। खोजी उपग्रह, इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 ईस्वी को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विल्किंसन की सितंबर 2002 ईस्वी के निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप उपग्रह नाम 11 फरवरी 2003 ईस्वी को WMAP रखा गया। विल्किंसन माइक्रोवेव्स रखा गया। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर द्वारा फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर लंबे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हेड्रन कोलाइजर LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। तो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च
CERN ने जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हेड्रन कोलाइजर LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। सितंबर 2008 ईस्वी में यह महाप्रयोग असफल रहा था। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। CERN ने 4 जुलाई 2012 ईस्वी को हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की है। इसे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। यहाँ पे नोट में लिखा गया है, ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाण्विक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित था। तो ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाण्विक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित है। तो भारतीय वैज्ञानिक इनसे पहले ही कर चुके थे, बोसन थ्योरी पर आधारित है, जो ब्रिटिश वैज्ञानिक किया था। ब्रह्मांड का व्यास 10 प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी गैलेक्सी है। तो 100 अरब मंदाकिनी गैलेक्सी है यानी आकाशगंगा। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी गैलेक्सी कहलाता है। मंदाकिनी कहलाता है यानी गैलेक्सी कहलाता है। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। जैसे धुंधला धुंधला दिखाई दिया आप लोगों को किसी भी चीज़ का, बहुत सारा छोटा 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 धुंधला दिखाई देता है ऐसे ऐसे, तो यह मंदाकिनी गैलेक्सी हुआ। इस एरिया को मंदाकिनी गैलेक्सी कहा जाएगा। जिसे दिखाई दिया तो यह धुंधला सा, तो यह मंदाकिनी गैलेक्सी कहला जाएगा। तो तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, गैलेक्सी कहलाएगा। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेघला या आकाशगंगा कहा जाता है, मिल्की वे भी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा, मिल्की वेव्स कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिला है। तो 80% भाग सर्पिला है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। दूरबीन की सहायता से गैलीलियो ने मंदाकिनी को सबसे प्रथम बार देखा था। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया है। तो आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी डोफर्ड मंदाकिनी है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भौतिक का अध्याय ब्रह्मांड देखते हैं। तो अध्याय भौतिक का अध्याय ब्रह्मांड, फिर जब मैं नेक्स्ट पढ़ाऊँगी तो उसमें भौतिक पढ़ाऊँगी, तो वो हम लोग देखेंगे, उसमें देखेंगे ब्रह्मांड के बारे में। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।